नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। ट्रस्ट बनाऊं, सोसाइटी बनाऊं या सेक्शन 8 कंपनी बनाऊं, इस सब्जेक्ट को जितना आप ज्यादा ढूंढते जा रहे हैं, जितना ज्यादा अगर आप सुनते जा रहे हैं, उतने ही कंफ्यूज होते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं सेक्शन 8 कंपनी बनाऊं, ट्रस्ट बनाऊं, सोसाइटी बनाऊं। सेक्शन 8 कंपनीज में कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। कंप्लायंस मेरे लिए हमेशा एक सिरदर्द रहा है। शुरू में इतनी कंप्लायंस कौन करेगा, इसका खर्च कैसे उठाऊंगा। और अभी भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बनाना चाहिए, कितनी बातें लोग कर रहे हैं, तो आइए आज हम एक ऑडियंस पोल ले लेते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, बाय एंड लार्ज ऑडियंस पोल कभी गलत नहीं होता है, बाय एंड लार्ज। तो आज हम नीति आयोग की वेबसाइट पर 4 लाख के आसपास एनजीओज रजिस्टर्ड हैं। तो इन एनजीओज को ये क्या कर रहे हैं, ये किस रूप में बने हुए हैं, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो आपको इस बात का जवाब आसानी से मिल जाएगा कि आपको ट्रस्ट बनाना है, सोसाइटी बनानी है या सेक्शन 8 कंपनी बनानी है। तो ये नीति आयोग की वेबसाइट का डेटा आज के दिन आपके सामने है। हमारे देश में नीति आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन 3,93,270 एनजीओज एज ऑन दिस डेट रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 1,80,485 एनजीओज चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है, 45.89%। सेक्शन 8 कंपनीज 33,487, 33,487, लगभग 8.5% जो हमारे देश में एनजीओज हैं जो नीति आयोग की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 8.5% ही सेक्शन 8 कंपनीज हैं। और इसके बाद रजिस्टर्ड सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये हैं 1,65,918, यानी कि 42% रजिस्टर्ड एनजीओज में से सोसाइटीज हैं। तो इस डेटा को जब आपने देखा तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि सारी दुनिया ही बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर एनजीओ चला रही है। तो दुनिया गलत नहीं हो सकती, मैं भी इसी पैटर्न को मैं फॉलो कर लेता हूं। तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना मेरे लिए सही रहेगा। इस डेटा से आपको यह जरूर हेल्प मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं एनजीओ सेक्टर में। अब मैं आपके सामने 5 से 6 ऐसे पॉइंट रखूंगा। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाते समय आपको 5-6 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलतियां हम बार बार नहीं कर सकते। हम आज ये गलती करें, 2 साल बाद हमें समझ आए, कुछ महीनों बाद हमें समझ आए कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में ये काम भी करने थे। तो नंबर 1, अगर आपके जीवन में आपको इस बात का, आप आजकल ये बात सोच रहे हैं कि आपको एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना है या कोई भी एनजीओ बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि क्या आप एक एनजीओ बनाने के लिए इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली क्या आप मैच्योर इनफ हो चुके हैं? क्या आपका अपना जीवन फाइनेंशियली फ्री हो चुका है? आमतौर पर मेरे पास जब भी कोई व्यक्ति जिसकी आयु 35 साल भी नहीं होती, मैं उसे कभी भी कोई एनजीओ बनाने की सलाह नहीं देता। मैं उसे हमेशा यही कह के समझाता हूं कि साहब आपको अभी फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल करियर पे ध्यान देना चाहिए। तो एनजीओ बनाने के लिए मेरे हिसाब से आपको कम से कम 35 साल या इससे ज्यादा की आयु का जरूर होना चाहिए। तभी आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। जब आप खुद सोशली मैच्योर हो चुके हैं, इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं, आपको पब्लिक क्रिटिसिज्म का अब डर नहीं लगता है, अब आप आसानी से अपनी आलोचना को सहन कर लेते हैं, अपनी आलोचना से भी कुछ सीखते हैं। तो अगर ये सारे गुण हमारे अंदर आ चुके हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको एनजीओ बनाना चाहिए। यदि अगर हम अभी इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली मैच्योर नहीं हुए हैं तो हमें एनजीओ बनाने से दूर रहना चाहिए। ये था पहला पॉइंट। नंबर 2, एनजीओ आप क्यों बनाना चाहते हैं? इस क्यों का जवाब बहुत जरूरी ढूंढना है आपको। पहले अपने आप से ढूंढना है और फिर इसके आंसर को अपने कंसल्टेंट से भी शेयर करना है कि एनजीओ आप क्यों बनाना चाहते हैं। क्या आप एनजीओ बनाकर 100% सिर्फ और सिर्फ समाज का भला करना चाहते हैं? एनजीओ में एज सच प्रॉफिट्स कमाकर घर लेके आप नहीं जा सकते। तो एनजीओ बनाते समय दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है कि आप अपने आप से पूरी ईमानदारी से पूछें, इन सारे पॉइंट्स को किसी डायरी में लिखें कि एनजीओ बना के आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप अपनी सेवा करना चाहते हैं तो ये एनजीओ में पॉसिबल नहीं है।
अगर आपका 100% ऑब्जेक्टिव कॉमर्शियल है तो आपको एनजीओ बनाने से दूर रहना चाहिए। तो एक सवाल जिसका जवाब आज आप इस पे गलती नहीं कर सकते कि एनजीओ क्यों बनाना है। क्या एनजीओ बनाकर आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चैरिटी करना चाहते हैं, या आप ऐसा सोचते हैं कि एनजीओ बनाकर आप प्रॉफिट मुनाफा भी कमा लेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को अपने कंसल्टेंट से पूरी ऑनेस्टी के साथ डिस्कस करें कि इसका क्या सॉल्यूशन है। क्या सचमुच में आपको एनजीओ बनाना चाहिए? अब तीसरा पॉइंट, आप एनजीओ बनाने के लिए इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली मैच्योर हो चुके हैं। आपको यह भी क्लैरिटी आ चुकी है कि एनजीओ मुझे 100% पब्लिक चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए ही बनाना है। अब आपको तीसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि एनजीओ बनेगा कहां, एनजीओ बनाने के लिए जाना कहां है। एनजीओ बनाने के लिए या तो आपको सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाना है या आपको चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में जाना है। तो इस पे भी एक बहुत बड़ी क्लैरिटी, अगर आपके राज्य में चैरिटी कमिश्नर बैठता है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में चैरिटी कमिश्नर बैठता है, तो आपके पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में होगा। इसके विपरीत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, दिल्ली में, यहां कोई चैरिटी कमिश्नर नहीं बैठता है। यहां आप ट्रस्ट डीड को सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर करा के आ जाते हैं और अपने ट्रस्ट में काम शुरू कर देते हैं। तो सब रजिस्ट्रार का दफ्तर या चैरिटी कमिश्नर का दफ्तर, बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि आपके राज्य में चैरिटी कमिश्नर बैठता है, इसके बावजूद आप अपनी ट्रस्ट डीड रजिस्टर करवा के आ गए हैं सब रजिस्ट्रार के दफ्तर से, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार का ट्रस्ट डीड, इस प्रकार का आपका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये नल एंड वॉइड भी हो सकता है, इस पर कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं। सो यू मस्ट गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि आपके राज्य में सब रजिस्ट्रार के पास आपके पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन होगा या आपके राज्य में स्पेसिफिक चैरिटी कमिश्नर बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस राज्य में आप रहते हैं, मैं यहां नोएडा में बैठ के पूरे इंडिया के एक एक राज्य, एक एक यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं जान सकता, वहां क्या लॉ इन प्रैक्टिस चल रहा है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर कराते समय आपको यह भी चेक करना है क्या आपके राज्य में सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन होता है। आज आपने एक ट्रस्ट बनाया, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि यहां पर सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आज आपने एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, इसका नाम रखा ABC, इसमें 3 ट्रस्टीज डाल दिए XYZ। अब 2 साल बाद, 2 महीने बाद या कुछ समय के बाद आप इस ट्रस्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं, नए ट्रस्टीज ऐड करना चाहते हैं, पुराने ट्रस्टीज को रिमूव करना चाहते हैं। अब आप वापस अपने सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में गए तो आपको पता चला कि यहां तो सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। तो अपना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने से पहले आपको इस बात की अच्छे से जानकारी लेनी है कि जिस राज्य में आप सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में अपने चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, क्या वहां पर भविष्य में सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड का भी रजिस्ट्रेशन होता है। यह गलती आप नहीं कर सकते, नहीं तो 2 साल बाद फिर से हम एक डेड एंड पे पहुंच जाएंगे कि अब क्या करें। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट बनाने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं। ट्रस्ट बनाने के लिए कम से कम 2 ट्रस्टीज होने चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें, ट्रस्ट बनाने के लिए कोई कहता है 2 लोग चाहिए, कोई कहता है 3 लोग चाहिए, तो दोनों ही सवाल ठीक है, दोनों ही जवाब ठीक लगते हैं। आपको इसे टेक्निकली समझना है। जब आप एक ट्रस्ट बनाते हैं, आप इसमें सेटलर हैं। यदि इस ट्रस्ट में आप सेटलर के अलावा खुद ट्रस्टी भी हैं, तो फिर आपको एक ट्रस्टी और चाहिए। अगर एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड लिखते समय आप सेटलर भी हैं और आप ट्रस्टी भी हैं, तो आप यहां 2 काउंट होंगे। अब आपको केवल एक व्यक्ति और चाहिए फिजिकली जो ट्रस्टी के तौर पे काम करेगा। तो जब हम इसे देखेंगे तो इस ट्रस्ट में एक सेटलर है जो कि आप हैं, नंबर 2 इस ट्रस्ट में 2 ट्रस्टी हैं जिसमें से एक आप हैं और एक दूसरा व्यक्ति है। तो फिजिकली आपको ट्रस्ट बनाते समय कम से कम 2 हेड काउंट्स, 2 लोग आपको फिजिकली जरूर चाहिए। और टेक्निकली आप देखिए इस ट्रस्ट में 3 लोग हैं, एक आप सेटलर के तौर पर, एक आप खुद फिर से ट्रस्टी के तौर पर और एक दूसरा ट्रस्टी। तो 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए, उसका जवाब ये है। नेक्स्ट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ट्रस्ट डीड रजिस्टर कर लेने के बाद या
ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद हो सकता है आपके राज्य में चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एक विशेष अलग से कानून और लागू होता है, उस कानून में भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है। एग्जाम्पल लीजिए, राजस्थान राज्य की बात करते हैं। राजस्थान राज्य में राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 लागू होता है। तो राजस्थान राज्य में आपने सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में एक ट्रस्ट डीड रजिस्टर करवाई और आपने काम शुरू कर दिया। अब आपको कुछ समय के बाद पता चलता है कि राजस्थान राज्य में ऐसे काम नहीं होता है। इसके अलावा आपको एक देवस्थान विभाग से भी अपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको। तो कुछ राज्यों में जहां चैरिटेबल ट्रस्ट को रेगुलेट करने के लिए अलग से कानून बने हुए हैं, वहां आपको यह भी देखना है कि क्या मुझे देवस्थान विभाग से रजिस्ट्रेशन तो नहीं लेना है। तो एक ट्रस्ट रजिस्टर करने के अलावा इन एडिशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ट्रस्ट और ट्रस्ट डीड, आपको देवस्थान विभाग से, जैसा मैंने एग्जांपल लिया राजस्थान के केस में, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आपको यह जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये भी आपको अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि ट्रस्ट आपका 100% चैरिटेबल एक्टिविटीज करेगा या आपका ट्रस्ट 100% रिलीजियस एक्टिविटीज करेगा। इसके बीच का एक ट्रस्ट ऐसा है जो चैरिटेबल एक्टिविटीज भी कर सकता है, रिलीजियस भी कर सकता है। बीच का सुझाव मैं आपको नहीं देना चाहूंगा। यू मस्ट बी वेरी क्लियर, ईदर यू मस्ट गो फॉर 100% चैरिटेबल ट्रस्ट और यू मस्ट गो फॉर 100% रिलीजियस ट्रस्ट। बीच के रास्ते से बचना चाहिए, उसमें अननेसेसरी की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जब आप एक चैरिटेबल कम रिलीजियस ट्रस्ट बनते हैं, तो ऐसे केस में आपको जो रिलीजियस एक्टिविटीज पे खर्चा करना है आपको अपने फंड्स का, वो मैक्सिमम 5% कर सकते हैं। तो अगर आपकी एक्टिविटीज मेजरली रिलीजियस हैं, तो आपको 100% रिलीजियस ट्रस्ट ही बनाना चाहिए। रिलीजियस ट्रस्ट में आपको ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन रिलीजियस ट्रस्ट पे एनोनिमस डोनेशन के प्रोविजंस भी लागू नहीं होते हैं। तो ये आपको जरूर इन सारी यार्डस्टिक्स को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने से पहले ये 5-7 सवालों का जवाब आपको अपने आप से ढूंढना है। तभी आप अपने जीवन में एक सस्टेनेबल, एक बहुत ही सक्सेसफुल चैरिटेबल ट्रस्ट चलाकर समाज का भला कर पाएंगे। अगर इनमें से कुछ बिंदुओं पर हम बहुत ज़्यादा बारीकी पे ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर हम आगे भविष्य में महसूस करेंगे कि हमसे कुछ गलती हुई है। हम काम करना सीख रहे थे, हम क्या अपने ट्रस्ट को अब हम सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की गलतियां हमसे ना हों, उसके लिए ये वीडियो आपके काम आएगा, ये जानकारियाँ आपके काम आएंगी। और इसके अलावा यदि कोई और आपका सवाल हो तो मुझे ज़रूर लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।